तो आप देख रहे हैं हमारा सबसे खास चुनावी शो अब की बार किसकी सरकार। इस वक्त हम भोपाल में मौजूद हैं और मेरे साथ तमाम ऑडियंस पे, और अब हमारा जो इंतजार था वो खत्म हो चुका है। हमारे खास मेहमान डॉक्टर दुर्गेश केसवानी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। के मिश्रा कांग्रेस की ओर से कांग्रेस मीडिया प्रभारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए और एक बार आप सब अपना भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मध्य प्रदेश में ठीक एक महीने बाद क्या बदलने वाला है? मध्य प्रदेश की जनता किसके भाग्य की विधाता बनेगी? क्या करप्शन का मुद्दा लेकर पार्टियां मैदान में उतरी है? बीजेपी अपनी वापसी करेगी या कांग्रेस इस बार कमाल दिखाते हुए सत्ता की चाबी बीजेपी से छीन लेगी? इन्हीं तमाम सवालों का सामना करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान मौजूद है। सबसे पहले आज एक बयान आपको सुनाती हूँ। गृह मंत्री अमित शाह शिवपुरी में आज मौजूद थे। वहां पर उन्होंने C4 का फॉर्मूला दिया और गिनाया कि कांग्रेस अगर आती है तो मध्य प्रदेश में क्या होगा। क्यों उन्होंने कहा करप्शन, क्रिमिनल की पॉलिटिक्स, कम्युनल दंगे, इन तमाम चीजों का जिक्र आखिर क्यों आया है? सबसे पहले सुनिए अमित शाह का ये बयान। कांग्रेस पार्टी 4C फॉर्मूला पर चलती है। C फॉर करप्शन, C फॉर कमीशन, C फॉर कम्युनल दंगे और C फॉर क्रिमिनलों की पॉलिटिक्स। ये 4C से निकलकर विकास की धारा में मध्य प्रदेश को लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देना बहुत जरूरी है। के मिश्रा जी, आपने गृह मंत्री का ये बयान सुन लिया। उन्होंने C4 का फॉर्मूला दे दिया, लेकिन कांग्रेस के पास क्या है? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि हम तो मैदान में हैं, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। जमीन पर किस मुद्दे को लेकर उतरे? माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी, उनको हम रोज सुनते हैं। अब उनकी बातों पर भी विश्वास करने लायक व्यक्ति वो साबित नहीं हो रहे हैं। पहले दुखी जैसे प्रधानमंत्री जी से झूठ बोलकर उनके बातों को सुनने के लिए, मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी के झूठ से हम लोग तंग आ चुके हैं। मगर गृह मंत्री जी जैसे व्यक्ति यदि यह कह रहे हैं कि करप्शन, कमीशन, कम्युनल दंगे, तो इन सब में PhD तो भाजपा ने कर रखी है, कांग्रेस का इससे ताल्लुक है ही नहीं। और मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस परिसर में यह बौद्धिक समागम है, आप लोग वैचारिक बिंदुओं पर रहिएगा अडिग, तो हम लोगों को भी अपनी बात करने में मजा आएगा। डॉक्टर केसवानी, बीजेपी ये कह रही है कि करप्शन का गढ़ वल्लभ भवन को बना दिया गया, लेकिन अब पिछले जब 3.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया आपकी सरकार है, कार्रवाइयां क्यों नहीं हुई? अगर मुद्दे लेकर आप जनता के बीच जाते हैं, 15 महीने की सरकार को घेरते हैं, तो फिर अब तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। देखिए, निश्चित रूप से लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है और इस जनता के बीच में जब हम जाते हैं, जनता के बीच में जब बात रखते हैं, तो जो परिणाम आते हैं वो हमारे इसीलिए पक्ष में आते हैं कि जनता हम पे विश्वास करती है। हम झूठ बोलने का काम नहीं करते हैं, हम कपट करने का काम नहीं करते हैं, हम धोखा देने का काम नहीं करते हैं। इनके तो राष्ट्रीय जो पूर्व अध्यक्ष थे राहुल गांधी जी, वो तो मध्य प्रदेश की जमी पे आकर बोल के गए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10 तक गिनूंगा, कर्जा माफ नहीं तो मुख्यमंत्री साहब। उन 15 महीने में तो इनके कम से कम 45 मुख्यमंत्री बदल जाने चाहिए थे, पर कमलनाथ जी चूंकि आज 76 के हैं, वो उनका तजुर्बा काम आया, उन्होंने उनको ही हटा दिया वहां से। तो यह कारण है इनका, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। ये इनकी राजनीति, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया इनसे। ये आरोपों के रथ पर सवार होकर पूरे चुनाव में घूम रहे हैं, सिर्फ आरोप लगा देने का काम कर रहे हैं। अरे कहीं कोई तथ्य हो इनके पास, कहीं कोई प्रूफ हो, कहीं कोई एविडेंस हो, कहीं कोई ये साक्ष्य रख पाए, तो जनता की अदालत में तो आए हैं, उनको रखने चाहिए उन बातों को। कैसे ये हर परसेप्शन को अगर बिल्ड करना है किसी भी चीज को, तो कुछ तो जनता के बीच में जाके दिखाना पड़ेगा इनको, ये नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि ये बार बार विपक्ष में आ रहे हैं और हम 2003 से लेकर आज 23 तक हमें जनता आशीर्वाद दे रही है और हमें जनता
23 में भी प्रचंड बहुमत से जिताएगी और 24 में भी जनता हमको प्रचंड बहुमत से जिताने वाली है। चलिए, वो तो खैर 1 महीने के बाद तय होगा, लेकिन क्या वाकई के मिश्रा जी कांग्रेस के पास कोई तथ्य नहीं है? क्योंकि अगर मैं रैलियों की बात करूं तो बहुत ज्यादा कोई बड़ा नेता ज्यादा आता हुआ नहीं नजर आ रहा। अगर पिछले 1 महीनों को छोड़ दे तो प्रियंका गांधी आई, राहुल गांधी आए, मल्लिकार्जुन खड़गे अब आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मोमेंटम एक क्रिएट कर दिया है भाजपा ने, जो एक कह देते हैं कि वो एक माहौल बनाना, चुनावी माहौल बना दिया, कांग्रेस कहां पीछे रह जा रही है? आपकी बात को आगे बढ़ाऊं उसके पहले मैं आपकी ही चर्चा को मैं रिपीट करना चाहूंगा कि हमारे प्रिय मित्र दुर्गेश जी ने कहा और आपने भी कहा कि वल्लभ भवन भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि भ्रष्टाचार का अड्डा था। पहली बात मैं दुर्गेश जी आपको बता दूं कि जनता यदि आपके साथ होती तो 2018 में आपकी धुनाई नहीं होती। नंबर 1, वो तो कतिपय गद्दारों ने कीमत लेकर एक लोकतांत्रिक सरकार का हक छीन लिया है और एक लोकतंत्र की सीता का चीरहरण किया है। इसलिए आप कह रहे हैं कि 2023 तक हम सरकार में, जनता ने तो आपको 2018 में हिसाब कर दिया था, सुनिएगा, और 23 में भी करेगी। मैं दृढ़ता से कह रहा हूं और स्पष्ट बहुमत के साथ हम आ रहे हैं। अब कोई आपको उसमें सिंधिया नहीं मिलेगा, नंबर 1। दूसरा जो आप कह रही हैं कि वल्लभ भवन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि दलालों का अड्डा था। प्रिया जी, आप एक जागरूक जर्नलिस्ट हैं। हमारे 15 माह के माननीय कमलनाथ जी के शासन में एक चपरासी भी 50 रुपए की रिश्वत लेते नहीं पकड़ाया था। जिस वल्लभ भवन को आप दलाली का अड्डा कह रहे हैं, वहां शिक्षा मंत्री जी के ओएसडी अनुकंपा नियुक्ति जैसी संवेदना वाली स्थितियों में पैसा खाते पकड़ाए हैं और आपकी ही पुलिस ने और आपके लोकायुक्त ने पकड़ा है। तो वल्लभ भवन किसी वक्त दलाली का अड्डा था? ये आप खुद उत्तर पा चुके होंगे। पूरा मध्य प्रदेश 50% कमीशन राज और भ्रष्टाचार में तब्दील हो चुका है। हम लोग भी कहीं मध्य प्रदेश के बाहर जाते हैं तो जब हम गर्व से कहते हैं कि मध्य प्रदेश से हम लोग आए हैं, तो पहला क्वेश्चन हमसे होता है, बोले वहां जहां भ्रष्टाचार बहुत है, और आप कहते हैं कि हमारे पास भ्रष्टाचार के प्रमाण नहीं है। 1,40,00,000 ये नौजवान बैठे हैं यहां पर उनका रिप्रेजेंट करने। व्यापम घोटाला कमलनाथ जी ने किया, मैंने किया। डीमेट घोटाला किसने किया? मेडिकल कॉलेज में भर्तियों का घोटाला किसने किया? और आप कहते हैं कि जाइए कोर्ट जाइए। मैंने वो मामला व्यापम का उठाया था, 90 अरब रुपए का भ्रष्टाचार का है। आपके मुख्यमंत्री जी ने मुझे 2 साल की सजा करवा दी क्योंकि मैंने चोर को चोर क्यों कहा। लेकिन उन 15 महीनों में कार्रवाइयां कितनी हुई हैं? इसका जवाब मैं आपसे लूं। उससे पहले इंडिया टीवी सीएनएक्स ओपिनियन पोल क्या कह रहा है? अगर आज चुनाव मध्य प्रदेश में होते हैं तो मध्य प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी? एक आंकड़ा ग्राफिक्स के जरिए मैं अपने दर्शकों के सामने रख रही हूं। 230 विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश में, बाजी कौन मारेगा? 2018 में बड़ा करीबी मामला था। हालांकि 15 महीने कांग्रेस की सरकार चली, एक लंबा सूखा खत्म करके सरकार बनाई थी, लेकिन 15 महीने बाद वो सरकार गिर गई। एक बार आंकड़ों में नजर डाले तो बीजेपी को 10 सीटों का फायदा होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है और 119 सीटों के साथ मध्य प्रदेश में बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस को यहां पर कुछ सीटों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। 107 सीटों के साथ कांग्रेस, अगर मैं आज की बात कर रही हूं, आज के तारीख में अगर मध्य प्रदेश में चुनाव होता है तो कांग्रेस के खाते में 230 विधानसभा सीटों में से 107 सीटें जाएंगी। आखिर कांग्रेस पीछे क्यों रह गई? के मिश्रा जी, 2018 में जब चुनाव हुए, किसानों की कर्ज माफी एक बहुत बड़ा मुद्दा था और व्यापम भी बहुत बड़ा मुद्दा था। इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता ने आप पे भरोसा जताया कि आप आएंगे, कार्रवाइयां होंगी। कर्ज माफी की बात आपने कही, आपने कहा कि हमने फर्स्ट और सेकंड फेज में कर्ज माफ किए और विधानसभा में भी इसको लेकर चर्चा हुई और कृषि मंत्री ने भी माना कि कुछ किसानों के 50,000 तक के कर्ज माफ हुए। लेकिन जिन मुद्दों को लेकर आप आगे आए, वो मुद्दा क्या सक्सेस नहीं रहा? पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये लोकतांत्रिक राष्ट्र है, यहां इन सर्वों की अहमियत नहीं है, जनता का सर्वे महत्वपूर्ण है और हम लोग जनता के सर्वे पर एतबार करते हैं। नंबर 1, आपने किसानों की कर्ज माफी का आपने स्वीकार किया क्योंकि आपने देखा है। मेरे मित्र फिर कह देंगे कि हमने किसानों की कर्ज माफी नहीं की। दुर्गेश जी, हमने मैं आपको बीच में बस 1 सेकंड के लिए रोकूंगी। कितने का कर्ज माफ हुआ वो आगे आप रख दें। मैं वही बता रहा हूं आपसे जी। कितनों को आप छोड़िए,
दुर्गेश जी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के परिवार के 5 लोगों के कर्ज माफ हुए हैं। कृषि मंत्री इनको बॉस मैं अपना बोल दूं, फिर आप बोलिएगा। आप डॉक्टर बहुत केसवानी, मैं मैं आपसे बड़ी जवाब तन्मयता से आपको सुनूंगा। जी। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल साहब की पत्नी का भी कर्ज माफ हुआ है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मध्य प्रदेश की विधानसभा जो एक पवित्र सदन है, उनके दस्तावेजों में मौजूद है कि जो कमलनाथ जी ने कहा था, जो आप कह रहे हैं राहुल गांधी जी का झूठ बोलकर, राहुल गांधी जी ने कहा था कि 10 दिन में कर्ज माफ होना चाहिए। कमलनाथ जी ने शपथ लेने के पहले, शपथ लेने के तत्काल बाद उस फाइल पर सिग्नेचर की है, जिसमें 27 लाख किसानों का पहली किस्त में 11 करोड़ कर्ज माफ हुआ है। ये आपकी विधानसभा में आपके कृषि मंत्री जी ने पढ़ा है। बाहर आकर विधानसभा में स्वीकार करते हैं, क्योंकि वहां डॉक्यूमेंट उपलब्ध होते हैं। बाहर आकर कहते हैं ये कमलनाथ किसानों का 1 पैसे का कर्जा माफ किया। तो पत्नी मेरी कर्जा माफ नहीं हुआ, शिवराज सिंह जी की पत्नी का कर्जा माफ हुआ। बता दें वो क्यों, किनकी पत्नी का कर्जा माफ हुआ है। 5 लोगों का, उनके भतीजों का, उनके भाई के कर्जे माफ हुए हैं। कृषि मंत्री जी के परिवार के कर्जे के माफ हुए हैं। अब चूंकि आप लोग ब्रश करने के पहले ही झूठ बोलना चालू कर देते हो सुबह, तो उसका विश्वास मैं तो नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, डॉक्टर केसवानी इस पर जवाब दें और फिर मैं जनता के सवालों को भी इंक्लूड करूंगी। देखिए, सबसे पहले तो हमारे भाई ने एक आरोप लगाने का काम किया, कमीशन को, जो ये परसेप्शन को बिल्ड करने का काम कर। इसीलिए हम इनको बोलते हैं कि ये राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं। ये सिर्फ मुंह की जमा खर्ची करेंगे। अगर आपने मेरा नाम शिवराज सिंह चौहान नहीं है। अगर आपने कोई काम किया तो जनता के बीच में आना चाहिए था। हमारे नेतागण, माननीय मुख्यमंत्री जी, नरोत्तम मिश्रा जी, वीडी शर्मा जी, सभी बोलते रहे इनको कि एक आदमी ऐसा ले आओ जिसको आपने 2 लाख का कर्जा माफ किया होगा, हम माला पहन के उनका स्वागत करेंगे। पर आज तक 3 सालों में ये एक आदमी ऐसा ढूंढ नहीं पाए जो कर्ज किनका माफ किया हो। इसके बाद ये और आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। विधानसभा में आपकी सरकार ने स्वीकारा कि कर्जा माफ किया है। मेरी भी बात सुन लीजिए भैया, के भैया, आप हमारे बड़े भाई हो, आप बिल्कुल पूरा टाइम मिलेगा आपको। चलिए, बिल्कुल आपकी बात। एक बार भी इन्होंने एक आदमी लेके नहीं आए। अब ये व्यापम की बात करते हैं। अरे अगर हमारी सरकार थी, कार्रवाई करने का साहस हम में था। अगर कोई चीज गलत दिखी उसको तुरंत सुधारने का काम हमारी सरकार ने किया। हमने रोकने का काम किया उसको। सरकार का काम क्या होता है, इन्हीं चीजों पे तो अब ध्यान देना, इनको रोकना, गलती को रोकने का काम हमने करने का काम किया। और आप उसमें केस लगाने पहुंच गए। चलो भैया, ठीक है, सरकार ने मुझ पर लगाया, मैं नहीं गया। मैं तो कह रहा हूं कि भ्रष्ट थी, आज भी है। अरे भ्रष्ट तो कहीं तो एविडेंस ले आओ। आज ही आप मेरे आज प्रिया जी आई हैं दिल्ली से, उनके सामने साक्ष्य रख देते आप, तो कम से कम वो जनता में एक संदेश दे पाती। जनता जनार्दन है, और जनता को ही आप, जनता को, इनके कई नेता तो राक्षस तक कहने का काम करते हैं। कमलनाथ जी बोलते हैं मुझे जनता से कोई काम नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। जब आपको जनता का पास आना नहीं है, जनता के सामने साक्ष्य नहीं रखना है, सोशल मीडिया पे रख लो। कमलनाथ तो चुड़िया उड़ाने के लिए जाने जाते हैं ना, ट्विटर पे डाल दो वो चीज, तो जनता देखेगी उसको कि कहां पे क्या चीज की है। पर आप सिर्फ मुंह की जमा खर्ची करने का काम करते हो। अरे आप चुनाव के मैदान में हो, कोई तो ऐसी ठोस चीज ले जाओ जिसमें जनता आप पर विश्वास करे, जनता आपकी बात को समझे, जनता आपको मानने का काम करे। पर नहीं, आप सिर्फ झूठ के सहारे। अरे राहुल गांधी जी जैसे नेता से झूठ बुला दिया आपने। कम से कम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को उस समय तो बख्श देता हूं जवाब। सिर्फ इन्हीं चीजों को लेके आप कोई भी आरोप लगाओ, उसको साहस होना चाहिए कि जनता के बीच में जाके। हमने 20 सालों से गरीब कल्याण का काम किया है। हमारे माननीय अमित भाई शाह जी भोपाल आए, हमने रिपोर्ट कार्ड पेश करने का काम किया। अरे आप तो 65 साल से जब काम कर रहे थे, आपने एक बार भी रिपोर्ट कार्ड दिया क्या जनता के बीच में आके? आप सिर्फ झूठ के सहारे, आप हर विषय पे झूठ बोलने का काम करते हो। ठीक है, जल्दी से आप जवाब दे दें, फिर मैं जनता के सवाल लूंगी। प्रिया जी, सरकार कौन होती है आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। आपको चश्मा चढ़ा हुआ है सरकार का, इसलिए आप वो नहीं स्वीकारेंगे। सरकार होती है, ये राजभवन है, यहां राज्यपाल रहते हैं। सरकार होती है मुख्यमंत्री, सरकार होती है मंत्री, सरकार होते हैं IAS, सरकार होते हैं IPS। आप जिस व्यापम घोटाले की बात कर रहे हैं उसमें मंत्री जेल गया, चीफ मिनिस्टर पर उंगलियां उठी, DME के फिर बोलूंगा, वो तो खुद विसल ब्लोअर थे, बोलने दीजिए, खुद विसल ब्लोअर थे मुख्यमंत्री। छोड़िए, झूठ मत बोलिए। मुख्यमंत्री ने खुद कहा और मुख्यमंत्री के परिवार पर उंगली उठी। मुख्यमंत्री उस टाइम स्वास्थ्य मंत्री भी थे, चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे। DME ने
खुद कहा 164 के हाई कोर्ट में जज को दिए गए बयान में कि हम जो भी हेल्थ मिनिस्टर होता था उसके बनते ही शपथ के बाद 10 करोड़ रुपए उनको देकर आते थे। आपको दिया या मेरे को दिए तो इधर ना जाकर कौन थे स्वास्थ्य मंत्री उस टाइम। उसके बाद राज्यपाल पर एफआईआर हुई, मंत्री जेल गए, आईएएस आईपीएस उसमें फंसे। तो यही तो सरकार होती, सरकार के तो सरकार ने तो काम किया ये सब चीजें। अगर किसी को रोकने का काम किया, अगर कोई चीज निकल कर आई है उस पर अगर हमने कार्रवाई करने का काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसने सबको जेल की सकीचों में, इसीलिए आप पे भी मुकदमा, आप ही 2 साल की जो बात कर रहे हो, जो भी था हमने गुनहगार को बख्शने का काम किया कि सरकार ने किया भ्रष्टाचार। रुकेगा, अब मैं जनता से कुछ सवाल लूंगी। कौन कौन यहाँ सवाल पूछना चाहता है? एक बार जल्दी से सब लोग हाथ उठा ले जिन जिन के भी सवाल हैं। जी, सबसे पहले आप पूछ लीजिए अपना सवाल। किससे आपका सवाल? आज शनिवार का दिन है, न्याय के देवता होते हैं शनिवार, और झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे। मध्य प्रदेश के लाडले नेता जयवर्धन सिंह जी ने विधानसभा में क्वेश्चन करा कि कितने लोगों का कर्जा कमलनाथ जी ने माफ करा है, तो कृषि मंत्री कमल पटेल जी ने कहा 27 लाख लोगों का कर्जा मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने माफ करा है। और यहाँ बैठकर ये झूठ बोल रहे हैं, ये भ्रष्टाचारी सरकार, जन विरोधी सरकार। सवाल क्या है? सवाल मेरा है कि जा रही है और कमलनाथ जी 150 से ज्यादा सीटों के साथ मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो ये अपनी हार यहाँ स्वीकार करें और ये बताएं कि इनकी पार्टी का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जिसको मुख्यमंत्री नहीं पता, जिसको जनता के मुद्दे नहीं पता, वो इस देश के इतने बड़े चैनल पे झूठ बोल के जनता को भ्रमित ना करे और अपनी हार स्वीकार कर ले। डॉक्टर केसवानी जवाब दें। देखिए, जिस मुख्यमंत्री का चेहरा आखिर अभी तक बीजेपी क्यों प्रोजेक्ट नहीं कर पा रही है? बिना दूल्हे की बारात, इनकम्बेंसी का कोई असर ना पड़े मुख्यमंत्री पर, इसीलिए अभी तक कोई नाम आगे नहीं किया जा रहा है, या फिर अभी तय नहीं हो पा रहा कि किसे? सबसे पहले तो प्रिया जी, मैं हमारे जो कांग्रेस के साथी यहाँ बैठे हैं उनको बता दूं कि कमलनाथ जी जितने महीने के मुख्यमंत्री नहीं है, शिवराज जी उतने सालों के मुख्यमंत्री हैं। सबसे पहले तो ये बात कर लो आप। और आपने कर्ज माफी की, आपने कहाँ बात की? कर्ज माफी की आपने कहाँ बात की? क्यों नहीं आपने? हम तो हमेशा, आज भी मैं इस चैनल पे आके बाल रहा हूं, अगर 2 लाख का इन्होंने कर्जा माफ किया तो क्यों नहीं उसको यहाँ पे पेश करते हैं? क्यों ये काम करते हैं? और आप इतने ही किसानों के हितैषी थे, तो क्यों नहीं आपने हमको सम्मान निधि की सूची देने का काम किया? आपने हमें सूची दिखा, हम सम्मान निधि की सूची मांग रहे थे, तो आपने सूची देने का काम क्यों नहीं किया? सिर्फ झूठ है। और अगर आपने कर्ज माफी कर दी थी तो हमने जो किसान ब्याज कर्ज माफी पर जो ब्याज था 2123 करोड़, उसको हमने देने का काम किया, किसानों को हमने राहत देने का काम किया। ये सिर्फ और सिर्फ ये किसानों को नीली पीली गुलाबी लाइनों में लगाने का काम कांग्रेस ने किया, ये कांग्रेस का काम था। आपके सामने डिफाल्टर घोषित किया 25 लाख, हर बैंकों में डिफाल्टरों को कर दिया। अच्छे खासे किसान अपने इज्जत से रहते थे, सबको डिफाल्टर ने घोषित किया। 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे। सवाल क्या है? मेरा मिश्रा जी से ये सवाल है, इनके बोला था राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अगर कर्जा माफ नहीं होगा 10 दिन माफ करेंगे। ये 50 लोगों को, ये मेरे पिताजी का बता रहा हूँ, डिफाल्टर घोषित कर दिया। आज तक कभी बैंकों में कर्जा नहीं दिया। ये गलत बात है। ये आज शनिदेव का दिन है, न्याय के देवता है, वहीं बैठ के आप झूठ बोलने का काम कर रहे हो। हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? ये एग्जाम्पल बैठा है आपके सामने। ये भैया हमारे लेके आए हैं वो पर्चा, कमलनाथ जी का फॉर्म लेके आए, ये कमलनाथ जी का वो फॉर्म लेके आए जो लाइन में लगे रहे, नीले पीले गुलाबी। ये आदमी जोर जोर से जो चिल्ला रहे हैं वो ये हैं। ठीक है, मैं कुछ और लोगों के सवाल ले रही हूँ। आपका सवाल? मेरा सवाल माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से है कि अभी उन्होंने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश के 2 पुत्रों और 2 बेटों की लड़ाई में कुर्ते फाड़े जा रहे हैं। प्रधानमंत्री? हाँ, अभी प्रधानमंत्री की ओर से प्रधानमंत्री की ओर से जिक्र आया। हाँ, तो मैं पूछना चाहता हूँ, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का बेटा जय शाह, यदि अमित शाह जी का बेटा नहीं होता तो आज वो क्या होता? क्या वो बीसीसीआई का अध्यक्ष होता? पहला सवाल मेरा ये। और दूसरा सवाल ये कि प्रदेश के चुनाव में पाकिस्तान को बीच में लेके आ रहे हैं, क्या इन्हें 20 साल में 18 साल में अपने किए गए कामों पर भरोसा नहीं है कि ये जो पाकिस्तान को बीच में लेके आ रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान के? ठीक है, जवाब देखिए, बहुत ही मतलब ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम तो चुनाव में माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर हम जनता के बीच में, हम तो विकास की बात करने के लिए, अरे सीएम तो निश्चित रूप से भाजपा का ही आदमी बनने वाला है। और ये यहाँ पे तय नहीं होता है
ये यहाँ पे तय नहीं होता है जो आप यहाँ पे इस बात को करना ठीक है, चाहते जवाब हैं। ये दीजिए पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम है। इधर से किसको और इन्होंने भैया ने एक कपड़े फाड़ने वाली बात की। आज दिग्विजय सिंह जी और अपने पुत्र को सेट करने के लिए बाकी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के कपड़े फाड़ने लग गए। कमलनाथ जी अपने पुत्र को नकुल नाथ को सेट करने के लिए उन्होंने कपड़े फाड़ने का शुरू किया। और ये तो कपड़े फाड़ने की परंपरा तो कांग्रेस की है। उनकी इतनी गारंटियों में ये भी गारंटी है कि मध्य प्रदेश में लोगों के कपड़े फटेंगे। अब ये कपड़े फाड़ने का काम ये उनके आपसी जो कांग्रेस टुकड़ों में बटी हुई है, जो कांग्रेस धड़ों में बटी हुई है, जो कांग्रेस गुटों में बटी हुई है और जो कांग्रेस टुकड़ों में बटी हुई है, ये उनका काम है अपने अपने परिवार को सेट करने के लिए। और राहुल बाबा का परिवार कैसे सेट हो, ये पूरे कांग्रेस के लोग इसी में लगे हुए हैं। कार्यकर्ता का भला कहां किया इन्होंने? कोई तो कार्यकर्ता आता निकल के कि हमारे भले हुए, पर नहीं, ये झूठ के बुलंदे हैं, ये झूठ के बुलंदे हैं सब। और आज तो शनिवार के दिन भी आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है के मिश्रा जी, मेरा एक सवाल है, मैं जनता के और सवालों से पहले मेरा एक सवाल है कि जय बीरू की एंट्री क्यों हुई मध्य प्रदेश के चुनावों में? क्या वाकई ऐसा था कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच आपस में नहीं बन पड़ रही थी? दिग्विजय सिंह को ये कहना पड़ा कि मैं विश पी कर रह रहा हूं, कमलनाथ कह रहे कि हम आपको पावर और अटॉर्नी दे रहे हैं, आपको कुछ दिन गाली खानी पड़ेगी, सुनिए, और फिर दिल्ली तलब करना पड़ता है और ये दोस्ताना दिखाना पड़ता है। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? पहली बात तो यह है कि उसका पटाक्षेप हो चुका है, नंबर 1। नंबर 2, ये गब्बर सिंह गैंग का काम है जो जय वीरू की बात को, चूंकि इनके पास मुद्दे नहीं हैं, इनके पास किसानों की आत्महत्या का जवाब नहीं है, इनके पास मध्य प्रदेश गैंग रेप के रूप में मध्य प्रदेश काबिज हो चुका है। 3-3 साल की बच्चियों के साथ गैंग रेप होकर उनकी हत्या हो रही है। इन पर महाकाल के पैसे खाने का भ्रष्टाचार का आरोप है। तो ये लोग जयवीरू को याद प्रिया करेंगे। जी, हम तो बोल रहे हैं, आप जयवीरू आरोप को लगा रहे याद हो, करेंगे। तथ्य लेके आओ। आरोप नहीं है। मीडिया में आप महाकाल जनता लोग की देगी, बात कर तथ्य रहे जनता देगी। हो। आप आके जाके मीडिया के समक्ष, जनता के समक्ष आके साक्ष्य रखो। तो जा रहे हैं क्यों ना? साक्ष्य नहीं जनता रख पा देगी रहे? ना। अरे जनता आपके कहने से आप शंकराचार्य नहीं बन जाओगे। पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं थे, आपके कहने से पोलिंग आप बूथ पे शंकराचार्य बिठाने के नहीं लिए बन जाओगे। कार्यकर्ता नहीं है, भ्रष्ट हो, वो भ्रष्ट आरोप रहोगे। लगाकर बात करने का काम कर रही है। जनता इसको अच्छा नहीं मानती है। मिश्रा जो जी, महाकाल को जनता के धोखा बीच दे देगा, में वो आप जनता तो को एक नहीं बार रखा। बताओ, आप तो एक बार भी प्रूफ के साथ बताओ कि महाकाल लोक में हमारा तो काम गारंटी पीरियड में था, उस समय पे 4 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। इनकी तरफ से अरे एक जापान ट्वीट में नहीं 58 आया, की हो गई थी, एक पत्रकारों ट्वीट की नहीं नहीं आया हुई थी। इनकी तरफ वही से, स्वीकार पर ये मूर्तियों की बात करते रहे जो इतनी आंधी के साथ वो गिरी। अरे उसको बनाने का क्यों काम गिरी? किया। क्यों गिरी मूर्ति? हमने मध्य आप प्रदेश को मूर्ति गढ़ने, बताइए, क्यों गिरी? हमने मध्य अरे प्रदेश को मूर्ति क्यों गिरी? गढ़ने आपने का बताइए। काम किया है। मूर्ति बताइए। आंधी से आप टीका आंधी लगा के तूफान आए में हो। आदमी सुनिए, चले जाते हैं, आप मूर्ति- आंधी तूफान में आदमी अरे चले मूर्ति- जाते हैं। आप तो उन मूर्तियों की बात कर रहे हो। पर केदारनाथ में ये बाढ़ आ झूठ गई के थी तो सहारे हमने आप ये महाकाल सब नहीं ये ले मां। कमीशन जो बात कर रहे हैं, आप तो तथ्य लेके आए। इतने बड़े चैनल में आज आपने इनको मौका दिया है, वो तथ्य लेके आए। कर देगी कि किसकी सत्ता यहाँ पर बनने वाली है। जी, आपका सवाल पूछिए। के मिश्रा जी से मेरा सवाल है, अगर राहुल गांधी और कांग्रेस जाति जनगणना की बात करती है तो भारत जोड़ो यात्रा क्या थी? बताइए। जातिगत जनगणना की इसलिए बात की जा रही है कि भारत का संविधान समाजवादी समाज रचना और समता मूलक सिद्धांत का पालन करने वाला है, उसकी बुनियाद पर टिका हुआ है। जिस व्यक्ति का जितना इस देश में हक है वो आप और हम नहीं खा सकते हैं। तभी देश चलेगा कि जब जिसको जितना हक है। हमारे यहाँ भी जब बुजुर्गों की मौत होती है तो सभी बच्चों के लिए बराबर लिखकर जाते हैं वसीयत में, यूं नहीं कि बड़े को 75,000 ज्यादा दे दो। ये तो फिर भ्रष्टाचार हो गया जातिगत जनगणना में भी। और आप लोगों को अड़ाकर सरकार बना लो, लोगों को मेरा लड़ाकर तो- मेरा सरकार तो बना सिर्फ लो, इनसे इतना लाशों सा पर रोटियां सवाल है। सेक लो, वो अच्छा है। इनके दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण ये बता दें कि वो किस जाति के हैं। सबसे बड़ी बात एक ही बात अरे है, तो क्या जो मध्य प्रदेश का चुनाव जाति की बात जाति करने धर्म वाले के लोग नाम पर लड़ा जो जाएगा, अपनी खुद की कौन जाति जाति से आता है? अपनी खुद की जाति नहीं क्या बता है? रहे हो और आप जातिगत गणना, क्या क्योंकि मध्य आप चुनाव, प्रदेश में सिर्फ जाति धर्म के नाम पर चुनाव होगा? हिंदू हम हिंदू तो के विकास नाम पर के चुनाव मुद्दे होगा? पर, यही हम करते हैं। विकास के मुद्दे पर हैं प्रिया जी, हम विकास के मुद्दे पर हैं। हम तो बताना चाहते हैं कि इनके समय पे 30,000 किलोमीटर सड़कें बनती थी, आज 3 लाख किलोमीटर सड़कें बन रही है। अब सिंचाई का सवाल सुन लीजिए सर, जनता के सवाल है। सवाल ये कांग्रेस से कि जो बीजेपी के गठबंधन है जिसको अपन एनडीए बोलते हैं, तो यूपीए गठबंधन कांग्रेस का था, उसका नाम क्यों बदला? मतलब ये घोटालों की सरकार थी इसलिए उसका नाम बदला। तो मेरा ये सवाल है, क्या जरूरत पड़ी आपको नाम बदलने की कि आपने इंडिया नाम रख दिया? सुनिएगा कभी भी मेरी एक बात सुनना, जी, जी, कभी सुनाइए। भी कोई व्यापारी होता है, दुकान बंद करता है तो दूसरे नाम से इसलिए चेंज करता है कि जनता उसके पुराने झूठ ना पकड़ पाए, तो उसे फिर से मार्केट में उधार मिल सके। तो यही बेईमानी आप कर रहे हो
अपना नाम चेंज कर दिया इंडिया गठबंधन। अब सुनिएगा, अब सुनिएगा। अच्छा, मेरा इसी से जुड़ा एक प्रिया जी, एक मिनट में आपको जवाब दे दूं, माफ कीजिएगा जी। जो आज भारतीय जनता पार्टी है वो पहले हिंदू महासभा थी, उसमें क्या भ्रष्टाचार किया, फिर जनसंघ हो गई, जनसंघ के बाद जनता पार्टी हो गई, फिर हो गई भारतीय जनता पार्टी। तो 5-5 बार मार्कशीट में पिताजी का नाम क्यों बदला? अरे आपने बदला, वो सही किया क्या? आपसे जनता ये जानना चाह हम रही तो है। कह रहे हैं अरे हमारे नाम के आगे, और सुनिए हमारे प्रिया नाम जी, के आगे इंडिया शब्द हमेशा रहा है। इंडिया हमने बनाया है, कांग्रेस ने बनाया है। जब इंडिया बन रहा था, जब इनके लोग गद्दारी कर रहे थे अंग्रेजों के साथ, आपके कौन से लोग थे? वो तो पूरा ही नेटवर्क, पूरा सब, हर आदमी हिंदुस्तानी था उस समय पे, और वो हिंदुस्तान के लिए लड़ रहा था। ये तो कांग्रेस अब आके खड़ी हुई है। और आप तो ये बताओ, क्यों आपने मजहब के आधार पर विभाजन करने का काम किया? क्यों मजहब के लेकर ये हमेशा से ही तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस की गारंटी है, परिवारवाद कांग्रेस की गारंटी है, झूठ बोलना कांग्रेस की गारंटी है, छल करना कांग्रेस की गारंटी है, कपट करना कांग्रेस की गारंटी है। ये कांग्रेस की गारंटी है देश में। परिवारवाद में गर्व से। प्रिया जी एक सेकंड, प्रिया जी, परिवारवाद का ये बार बार रोना लोते हैं, उसका जवाब मैं दे दूं। परिवारवाद की बात कांग्रेस इसलिए नहीं 1000 बार करेगी क्योंकि जिस परिवार से आपको नफरत है उस परिवार के 4-4 लोग इस देश के लिए शहीद हैं। आपके किसी नेता का कुत्ता भी नहीं अरे आप तो ये बताओ, आपने मजहब के नाम पे क्यों करना? आपने सरकार बनाई है, सुनिए, आपने सरकार बनाई है, आप जब फंस जाते हो तब आप उसके पीछे आके खड़े हो जाते हो, उस शहादत की बात करते हो। आज तो शहादत की बात नहीं है। आज मध्य प्रदेश को कैसे स्वर्णिम प्रदेश बनाया जाए, मध्य प्रदेश को कैसे विकास की गति दी जाए, उसकी बात इनके पास एक शब्द नहीं था। ये उसके पीछे खड़े होने की बात कर रहे हैं, कभी किस मुद्दे के पीछे खड़े होने की बात है। अरे आप तो तथ्य लेके बताओ, जनता के बीच में हो, जनता की बात रखो। आप क्यों उससे भगते हुए फिर रहे हो? आप ठीक है, आपके सामने खड़ा हूं, कौन भग रहा है? अभी हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने ब्राह्मण समाज का नाम लेकर के एक शब्द को सार्थक रूप में उसको प्रदर्शित किया था। मैं आप दोनों से, चूंकि आप लोग मुख्य प्रवक्ता हो और बहुत ही सरल और सहज तरीके से मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूं कि ब्राह्मण समाज की बात जहां आती है तो हमने 11 सूत्री मांग आप लोगों के समक्ष रखी थी, दोनों पार्टियों के समक्ष। वो 11 सूत्री मांग माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जब ब्राह्मण महाकुंभ हुआ था उस पे उन्होंने पूरी तरीके से अपनी सहमति दर्ज की थी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि 11 सूत्री मांग हमारी कहां तक पूर्ण हुई, और आने वाली अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की आती है तो क्या वो 11 सूत्री मांग पूरी होगी? और वही प्रश्न, ठीक है, और मेरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल है जी, जल्दी से पूरा। वही प्रश्न कांग्रेस से भी मैं करना चाहता हूं कि के मिश्रा जी, आपके पास भी कमलनाथ जी को हम लोग जाकर के, हमारा एक प्रतिनिधिमंडल गया था और हमने वो 11 सूत्री मांग रखी थी। क्या आपके मैनिफेस्टो में वह मांग पूरी हुई है या नहीं हुई है, लिखित की गई है नहीं की गई है? ये प्रश्न है, दोनों उत्तर देंगे प्लीज। डॉक्टर केसवानी, ये खुद मुख्यमंत्री ने माना था कि 2018 में सवर्णों की नाराजगी का ही खामियाजा भुगतना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी बहुमत नहीं पाई। जल्दी से जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज के हितों का काम करती है और निश्चित रूप से ब्राह्मण समाज भी हमारा एक अंग है, और उस अंग ने अगर कोई चीजें रखी हैं, कोई मांगे रखी हैं, उन पर माननीय मुख्यमंत्री जी से विस्तार पर भी चर्चा हुई उन पे, और निश्चित रूप से कुछ मांगे तो उन्होंने तुरंत मान भी ली हैं। और निश्चित रूप से जब हम 3 दिसंबर को जब अपनी सरकार बनाएंगे, इनके साथ बैठ के हर समाज का हित होना चाहिए, पूरे प्रदेश का हित होना चाहिए, मध्य प्रदेश का हित होना चाहिए, हम हित लाने का काम करेंगे। के मिश्रा जी इस पर जवाब दें। जय जय श्री राम। देखिएगा, मेरा निवेदन तो पहली बात यह है दुर्गेश जी कि आपकी सरकार बन नहीं रही है, मगर थोड़े दिन के लिए जब तक शिवराज जी हैं, ये राहुल गांधी की पार्टी के नेता, ये मुगालते में ही रहेंगे हमेशा। सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा, जल्दी से जवाब दे दे। मेरे पास सर 2 मिनट का समय है, जल्दी से जवाब दे दीजिए। जब तक शिवराज जी हैं उनसे कह दें कि कम से कम 15-20 दिन के लिए इस्तीफा देकर नरोत्तम मिश्रा जी को मुख्यमंत्री बनवा दें। अरे आप तो ये बताओ, अभी ब्राह्मण समाज के आदमी ने क्वेश्चन किया, आपने क्यों गालियां देने का काम किया ब्राह्मणों को? सरकार क्यों कांग्रेस ने इस तरह के काम करने का काम किया? सवाल सुनिए दुर्गेश जी, सवाल। आप अभी अमित शाह के दौरे की बात कर रहे थे और फिर आपने गरीब कल्याण का जिक्र किया, तो ऐसा क्या था गरीब कल्याण? जब अमित शाह जी पहुंचे तो झुग्गी झोपड़ियों को ढक दिया गया और उसके बाद गरीबों को, सारे भिखारियों को जाके शहर से बाहर छोड़ के आए, तो ये कौन सा गरीब कल्याण था, बताएंगे? देखिए, गरीब कल्याण अगर आप आंकड़े पढ़ते हो, चूंकि ये प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, आंकड़े पढ़ने का काम भी करती हैं,
1 करोड़ 36 लाख लोगों को गरीबी से निकालने का हमने काम किया। आप लोगों को पता 47 के बाद से जो गरीबी हटाओ का नारा था, वो भी आज दिनांक तक वही नारा इनका लेके चल रहे हैं। तो गरीबों के लिए हमने काम करने का काम किया और कहीं इस तरह की कोई बात नहीं। मुर्दों के पैसे खाकर गरीबों अरे की कोई बात कोई मेरा कोई आखिरी ये सवाल आपसे, आरोपों के रथ पर देखिए सवार मिश्रा जी, होकर मेरा बात आखिरी करेंगे। सवाल अरे आपसे तथ्य है। तो लेके आओ, एक तथ्य तो लेके आओ जिसको जनता समझे, जनता आपको माने। पर आप शमशान में मोबाइलों में जीने का काम करते हो, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का काम करते हो। डॉक्टर केसवानी रुके। के मिश्रा जी, मेरा एक सवाल आपसे, दिग्विजय सिंह एक वीडियो ट्वीट करते और कह देते हैं ये भारत का है, बिना जांचे परखे पाकिस्तान का क्यों वीडियो ट्वीट किया जाता है और उसे भारत के नाम पे बना दिया जाता है? भारत के नाम का जो मुद्दा है ही नहीं, वो क्यों? माननीय दिग्विजय सिंह जी ने जो ऐसा तो नहीं कि घर का भेदी लंका ढाए। सुनिएगा, उसे माननीय दिग्विजय सिंह जी ने डिलीट किया। उनसे पूछिए और दुर्गेश जी से पूछिए। अराजकता फैलाने के बाद क्यों डिलीट करने का काम दिग्विजय सिंह जी का आपने बहुत अच्छा प्रिया जी क्वेश्चन किया। जैसे शिवराज सिंह जी ने अमेरिका दिग्विजय सिंह जी वो हैं जो आतंकवादियों को जी कहते हैं। भाई मेरी बात शांति का दूत जाकिर नाइक को बताने का काम करते हैं। पर मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी वो कैरेक्टर है जिनको आप भी गंभीरता से नहीं लेना चाह रहे हैं। आप भी गंभीरता से नहीं लेना चाह रहे हैं उसको। पर उन्होंने ऐसा करने का अराजकता का काम एक बार नहीं किया। गलती एक बार होती है प्रिया जी, गलती एक बार होती है। समापन करेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। चूंकि समय सीमा में हम बंधे हुए हैं, समय हमारा समाप्त हो रहा है।